हेलो एवरीवन, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा केसेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे केसेस बताने वाली हूँ जो यूजुअली आपके एग्जाम्स में आते हैं और अपन टोटल केसेस को एक साथ कवर करेंगे। लगभग हमारे पास 20 केसेस है और जिसमें हमारा टारगेट है कि 20 मिनट्स में हम उनको कंप्लीट कर ले, उससे भी कम टाइम में, ताकि आपका सप्लाई चैप्टर जो है वो सीए इंटर के लिए बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है, दैट इज कंसिडरेशन। तो हर टॉपिक में आपको यही डिटरमाइन करना है कि जीएसटी लेविएबल है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या बोलता है? कंसिडरेशन। तो वेदर जीएसटी इज लेविएबल ऑन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस और नॉट। तो यहाँ पर क्या है? ये हमारी क्या है बेटा? मोबाइल शॉप है और यहाँ पर ये जो है वो कौन है? बायर है। अगर ये बायर जो है वो रिफंडेबल डिपॉजिट, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा है बेटा मोबाइल खरीदने के लिए, तो क्या ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जीएसटी लगेगा? क्या वो सप्लाई के अंदर है? तो नहीं, कंसीडरेशन जो है वो रिफंडेबल डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करता है। और जो चीज कंसीडरेशन ही नहीं है, क्या उस पर जीएसटी लगता है? क्या नहीं लगता। तो इसलिए 5000 पे हमारा जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? हमारा सेकेंड केस। ये क्या बोलता है कि हमारे पास ना एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या है? बायर है। अब बायर जो है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे न्यू ज्वेलरी खरीद रहा है और उसके बदले वो अपनी ओल्ड ज्वेलरी जो है वो हमको सेल कर रहा है। ठीक है, तो जब ज्वेलर जो है वो नई ज्वेलरी बेच रहा है ना, तो वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो वहां पर जीएसटी लगेगा। मतलब गोल्ड ज्वेलर जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड सेल कर रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा। बट बायर जो अपना ओल्ड गोल्ड सेल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम, तो बायर जो है वो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बायर के वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो जो चीज आपके कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या बोलता है कि ये ना एक क्रिकेट एसोसिएशन है। ठीक है, और ये जो है वो एक प्लेयर है। तो वो ना प्लेयर को एक कार गिफ्ट कर रही है एज एन इंड्यूसमेंट टू ज्वाइन द क्लब, कि आप हमारा क्लब या हमारी टीम ज्वाइन कर लो, उसके लिए हम आपको एक कार गिफ्ट कर रहे हैं। तो इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप किसी इंसान को एनकरेज करने के लिए, अपना गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए, अगर आप किसी पर्सन को इंड्यूस करते हो, मतलब एनकरेज करते हो और उसके लिए आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो, तो वो भी सप्लाई के अंदर आता है और उसमें भी जीएसटी लगेगा। मतलब ये जो कार जा रही है इधर, उसमें भी क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला केस। इसमें क्या है? ये एक बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, और ये है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सब्सिडी दे रही है किसको? बिजनेस एंटिटी को। और कितनी परसेंट सब्सिडी दे रही है? 40% सब्सिडी दे रही है ऑन सेल। कि अगर जो आप अपना फर्दर सेल करोगे कंज्यूमर को, ठीक है, तो उसमें आप 40% सब्सिडी ले लो और 60% प्राइस में जो है वो क्या कर दो? आप सेल कर दो। तो ये जो 60% है उसमें तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। बट जो ये क्या 40% है उसमें जीएसटी लगेगा? तो नहीं लगेगा, क्योंकि सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आता है। उस वजह से गवर्नमेंट जो सब्सिडी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर दिस। ठीक है, तो ये था आपका 1 2 3 4 और ये है आपका पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? ये एक बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, और ये बायर है। तो बिजनेस एंटिटी प्रोवाइड कर रही है गुड्स एट रिजनेबल और सब्सिडाइज्ड प्राइस, मतलब प्राइस को कम करके सब्सिडाइज्ड प्राइस में किसको दे रही है? बायर को दे रही है। तो जो सब्सिडाइज्ड प्राइस वो कम करे, फॉर एग्जांपल जो 50K के जो गुड्स है मार्केट वैल्यू के, अगर वो उनको 20K में दे रही है, तो जीएसटी वो कौन से वैल्यू पे कलेक्ट करेगी? 50K में कलेक्ट करेगी, 20K में? तो 50K में ही कलेक्ट करेगी, क्योंकि सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उस पे जो जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, तो जीएसटी विल बी लेविड ऑन अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ सप्लाई ऑफ सब्सिडी एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक टेम्पल है। ठीक है, अब टेम्पल है और यहाँ पर क्या है? एक डोनर है। तो डोनर ने टेम्पल में क्या दिया है? डोनेशन दिया है। और वो बोलता है कि आप मेरा नाम जो है, यूजुअली जो डोनर का नाम है वो क्या किया जाता है? एनग्रेव किया जाता है इन दी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर कोई डोनर है तो उनका नाम या उनका फोटो लगा रहता है। बट दैट इज एन एक्ट
एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो मंदिर है वो उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती है, और दैट इज जस्ट अ पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं और डोनेशन को एनकरेज करना चाहते हैं, इस वजह से हम नाम लगा रहे, तो डोनेशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो मंदिर में जो डोनर का बिजनेस है उसका नाम लिखा गया है, या जो डोनर बिजनेस कर रहा है उसके बारे में लिखा गया है, मतलब वो क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट ऑफ डोनर्स बिजनेस, तो वहां पर क्या हो रहा है, मंदिर जो है वो एडवर्टीजमेंट कर रही है डोनर का, उसके बदले डोनर जो है वो उनको डोनेशन दे रहा है, तो उस केस में जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई हो जाएगा और मंदिर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि उनको कोई एक्ट फुलफिल करना है, तो उस वजह से फिर वहां पर जीएसटी आ जाएगा। तो अगर डोनर का सिर्फ नाम जा रहा है, उसका बिजनेस का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर डोनर का बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है मंदिर के थ्रू, तो उस केस में जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अगर डोनर ने सप्लाई किए वाटर कूलर मंदिर को, ठीक है, और उस वाटर कूलर में डोनर ने अपना नाम एनग्रेव करा दिया, तो वो भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ग्रेटिट्यूड का ही एक्सप्रेशन है और वहां पर भी जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। ठीक है। अब ये जो है वो अपने मेंबर से क्या लेते हैं, कुछ नॉमिनल फीस लेते हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी जमा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा फीस ले रहे, नॉमिनल चार्ज ले रहे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट करने का, क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसमें जीएसटी बिल्कुल लगेगा, बिकॉज एज पर 72AA अगर कोई एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अगर किसी पर्सन को सर्विस देता है और फॉर कैश और डिफर्ड पेमेंट, तो उस पर जीएसटी लगता है। तो ये जो नॉमिनल चार्ज है बेटा, उस पर आरडब्ल्यू जो है वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक बिजनेस एंटिटी है, उनकी ब्रांच है, तो वो अपनी ब्रांच को फ्री में गुड सप्लाई कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, फ्री में गुड सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ब्रांच को फ्री में गुड सप्लाई कर रहे हो, तो भी क्या वो सप्लाई है, हाँ वो सप्लाई है। आप अपनी ब्रांच को करो या फिर क्या बोलते हैं फैक्ट्री आउटलेट जो है वो रिटेल आउटलेट को कर रही माल बेचने के लिए, तो दोनों केसेस में जीएसटी लगेगा। तो चाहे आप फ्री में करो चाहे आप कैसे भी करो, बट अगर आप अपनी रिलेटेड पार्टी को गुड्स ट्रांसफर करते हो तो उसमें जीएसटी जो है वो लगता है। ठीक है। ये बात की उसकी। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसको हटा दो, अगर आपका बिजनेस है और आपका घर बन रहा है, तो आपने बिजनेस से कुछ एसेट निकाल के, फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो आपने बिजनेस से फ्रिज निकाल के अपने घर पे ट्रांसफर कर दिया, तो अगर आप गुड्स फ्री में अपनी दुकान से घर में ट्रांसफर करो, तो क्या वो ट्रांसफर है, वो बिल्कुल ट्रांसफर है, उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहां पर एक कंपनी है XYZ INC जर्मनी, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, होल्डिंग कंपनी है। नेक्स्ट है आपका XYZ गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कौन सी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। अब ये जो सब्सिडरी कंपनी वो इंडिया की कंपनी है और वो अपने एम्प्लॉयज को कुछ गिफ्ट दे रही है और गिफ्ट की वैल्यू है 3 लाख रुपीज, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2 अगर आप एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहे हो अप टू ₹50,000 तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है तो उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक केस पूछता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आप गिफ्ट नहीं दे रहे हो, आप ईसॉप दे रहे हो। ठीक है। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, या सेकंड लिखा हुआ ESPP। ESPP का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान, और RSU मतलब रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। ठीक है। अगर ऐसी कोई भी चीज जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है और वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है, एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉय के साथ, तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहली बात, अगर कोई भी चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है तो वो आपका पार्ट ऑफ सैलरी है, और सैलरी जो है वो एक्सक्लूड होता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 3। ठीक है। शेड्यूल 3 पैराफर्न बोलता है कि कोई भी चीज आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखी है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस सेकेंड चीज क्या है कि जो सिक्योरिटी है उसको गुड्स और सर्विस दोनों के डेफिनेशन से बाहर किया गया है। ठीक है। तो अगर आप सिक्योरिटीज में भी ट्रेड करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो 2 केसेस की वजह से यहाँ पर जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट जो हमारा केस है वहां पर ये जो है वो हमारी क्या है बेटा, हेड ऑफिस है। ठीक है, अब हेड ऑफिस की क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये जो है वो हेड ऑफिस की क्या है, ब्रांच है। ठीक है, ऐसे हेड ऑफिस की मल्टीपल ब्रांचेस हैं। मान लो हेड ऑफिस की टोटल 4 ब्रांचेस है। अब क्या होता है कि हेड ऑफिस का रिपेयरिंग का काम है, तो वो अपनी जो ट्रक है उसमें अपना पूरा पाना पेंचेस रिपेयर का जो भी प्रोडक्ट है उनको यहाँ पर पूरा फिल करके अपनी ब्रांचेस में भेजती है। और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो करती है मशीनरी रिपेयरिंग का काम। तो वो लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, मशीनरी रिपेयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो ट्रक है बिजनेस का वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा, क्या ये सप्लाई है? तो सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन बोलता है कि नहीं, ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक जो है वो दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है जस्ट फॉर दी यूज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के यूज के लिए जा रहा है, और उसका ट्रक का कोई फर्दर सप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रक ही उठा के बेच दे रहे हैं, ट्रक जो है वो सिर्फ सामान कैरी करने के लिए जा रहा है, तो वो सप्लाई नहीं है, उस पर जीएसटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो भी टूल्स हैं, रिपेयर टूल्स हैं, जो भी पाना पेंचेस जितनी भी चीजें हैं, क्या उसमें जीएसटी लगेगा? तो नहीं, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 2 भाई हैं। एक है भाई रमेश जो इंडिया में रहता है, दूसरा भाई है सुरेश जो यूएसए में रहता है। और यहाँ पर ये जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है। कौन? सुरेश जो है वो बहुत ही वेल नोन क्या है बेटा, इंटीरियर डिजाइनर है, और वो कहाँ पर रहता है, यूएसए में रहता है। ठीक है, अब सुरेश ने अपने भाई रमेश को इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड की है। केस नंबर 1 वो रमेश के घर के लिए की है, केस नंबर 2 रमेश के बिजनेस के लिए की है। ठीक है, तो बेटा दोनों ही केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई पर्सन इंडिपेंडेंट पर्सन है, चाहे वो आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो या आपके पेरेंट्स हो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, तो वो आपकी फैमिली की डेफिनेशन में काउंट नहीं होते हैं। तो अगर आप रिलेटेड पर्सन से आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो जो कि अनरिलेटेड पर्सन से है, ठीक है, जो कि अनरिलेटेड पर्सन से है, तो फिर उसमें जो है वो मतलब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। और यहाँ पर आप फ्री में करो ना, विदाउट कंसिडरेशन। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ट्रांसफर है वो विदाउट कंसिडरेशन करो। उस केस में विद कंसिडरेशन करोगे तो हमेशा जीएसटी लगेगा। ये जो ट्रांसफर है वो विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब एक नया पैरा जो है वो ऐड हुआ है। ये ऐड हुआ है बेटा आपका शेड्यूल 1 में ऐड, शेड्यूल 3 में ऐड हुआ है। शेड्यूल 3 में ऐड हुआ है कि क्या बोलते हैं, को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस। तो 2 पैरा ऐड हुआ है, एक है पैरा 9, दूसरा है पैरा 10, जो कि बात करते हैं, एक को इंश्योरेंस की बात करता है और एक री इंश्योरेंस की बात करता है। अब आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज को इंश्योरेंस एंड व्हाट इज री इंश्योरेंस, क्योंकि जो केस है वो पूरा क्लियरली डिपिक्ट करता है। ठीक है, क्या बोलता है कि ये है कि लीड इंश्योरेंस कंपनी। को इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब 2 इंश्योरेंस कंपनी मिल के इंश्योरेंस करती है तो उसको बोलते हैं को इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी 1 है, ये इंश्योरेंस कंपनी 2 है। जो मेन इंश्योरर होता है उसको बोलते हैं लीड इंश्योरर। ठीक है, और जो साइड वाला इंश्योरर होता है उसको बोलते हैं को इंश्योरेंस। ठीक है, ये 70% ऑफ द रिस्क इंश्योर किया, ये 30% ऑफ द रिस्क इंश्योर किया। अब ये जो इंश्योर्ड है उसने प्रीमियम पे किया है 10 लाख रुपए, तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा लीड इंश्योरर को पे करेगा। ठीक है, उसमें से 30% प्रीमियम जो है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जब 30% प्रीमियम इसको ट्रांसफर कर रहा है तो इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर जब ये 10 लाख रुपए इसको ट्रांसफर कर रहा है और लीड इंश्योरेंस पूरे 10 लाख पे जीएसटी पे कर रहा है, तो जब ये 3 लाख रुपए इसको ट्रांसफर होगा तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं अपन री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी अपना खुद का इंश्योरेंस जो है, अपने खुद का जो इंश्योरेंस है वो क्या बोलते हैं करवाई है। ठीक है, तो अपने खुद का इंश्योरेंस दूसरी कंपनी से कराई है। तो ये जो है वो हमारे ओरिजिनल इंश्योरर है और ये जो है वो हमारी क्या है, री इंश्योरर है, और ये जो है हमारा इंश्योर्ड है। तो इंश्योर्ड ने पहले ये वाली कंपनी 1 से इंश्योरेंस लिया और प्रीमियम पे किया है 15 लाख का। ठीक है, अब ये प्रीमियम ये पूरा इंश्योरेंस यहाँ हो गया वापस से री इंश्योरेंस, तो इन्होंने 15 लाख रुपए का प्रीमियम जो है वो इसको एंडोर्स कर दिया है फॉर दी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब
क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जब ये री इंश्योरर ओरिजिनल इंश्योरर को सीडिंग कमीशन ट्रांसफर कर रही है, जब सीडिंग कमीशन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या ये 3 लाख पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर जब ये 15 लाख रुपए इसको दिए और री इंश्योरर ने उसमें टैक्स भर दिया 15 लाख में, और जब ये सीडिंग कमीशन 3 लाख रुपए ट्रांसफर करी तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, आई होप इट्स वेरी इजी। ओके, कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बात करता है ये अब एक बिजनेस एंटिटी जिसने सप्लाई किया 10,000 पैकेज ऑफ 50 ईच पैकेज इंक्लूड 5 चॉकलेट है, 2 बिस्किट और 2 टॉयज है। जीएसटी रेट जो है वो 18% है, 12% है और 5% है। ठीक है, अब कॉम्पोजिट सप्लाई में और मिक्स सप्लाई में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो नेचुरली बंडल्ड है और मिक्स सप्लाई जो है वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो ये चॉकलेट बिस्कुट और टॉय जो है वो क्या वो नेचुरली बंडल्ड है? नहीं। तो ये किस में आएंगे बेटा? ये मिक्स सप्लाई में आएंगे और दे आर ऑल डन फॉर अ सिंगल प्राइस 10,000 इंटू 50 रुपीज। तो जो भी आपका 5 लाख का पैकेज है तो वो पूरा किसके लिए हो रहा है बेटा? सिंगल प्राइस, मतलब 50 रुपए में आपको ये तीनों चीज मिल जा रही है। तो जीएसटी रेट कौन सा लगेगा? जिसका हाईएस्ट आर्टिकल रेट है दैट इज 18%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये हमारा बिजनेस एंटिटी हमारी, उसमें 100 कूलर सप्लाई करे जिसका रेट है 12% ईच, 50 एसी सप्लाई करे जिसका है 12%, 25 स्प्लिट एसी करे जिसका रेट है 28%। ठीक है, और इशूड अंडर सिंगल इनवॉइस, वो सिंगल इनवॉइस के अंदर जो है वो क्या हुए हैं? इशू हुए हैं। इंडिकेटिंग प्राइस इंडिविजुअली, हर कोई अपना प्राइस इंडिविजुअली बता रहा है। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? कूलर एसी स्प्लिट एसी क्या ये नेचुरली बंडल्ड है? नो, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई में आएंगे? नहीं आएंगे। दूसरी बात करते हैं कि क्या ये मिक्स सप्लाई है? तो मिक्स सप्लाई में सबसे पहली बात ये है कि उनका प्राइस इंडिविजुअली मेंशन नहीं होता है, सबका एक साथ मिला के प्राइस बताते हैं। तो सिंस यहाँ पर सबका प्राइस इंडिविजुअली मेंशन्ड है तो ना ही ये कॉम्पोजिट है ना ही ये मिक्स है, ये इंडिविजुअल सप्लाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या? होटल। होटल अगर अपना ब्रेकफास्ट सप्लाई कर रही है और डिनर भी सप्लाई कर रही है अलॉन्ग विद द स्टे फॉर अ सिंगल प्राइस। ठीक है, तो बेटा ये नेचुरली बंडल्ड है और ये कॉम्पोजिट सप्लाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस में सबसे पहले बोलते हैं प्रिंटिंग ऑफ बुक पैम्पलेट और ब्रोशर्स। अगर मैं प्रिंटिंग का काम कर रही हूँ किसका? पैम्पलेट्स का, ब्रोशर्स का और एनुअल रिपोर्ट का, तो मेरा मेन काम जो है वो किसका हो गया बेटा? प्रिंटिंग का ही हुआ है ना, मतलब मेन जो मेजर सप्लाई है मेरा वो किस चीज का है? प्रिंटिंग का है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं सप्लाई कर रही हूँ सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्स, नैपकिन, वॉल्स। तो मैं प्रिंटेड सप्लाई कर रही हूँ, मतलब बॉक्स आपको सामान भी मैं ही सप्लाई कर रही हूँ। तो जो मैं आपको मेजर पैसा जो मैं आपसे ले रही हूँ वो गुड्स का होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पर मैं सिर्फ सर्विस का पैसा लूंगी आपसे क्योंकि सामान आपका ही है, सप्लाई ऑफ सर्विस। जब मैं गुड्स सर्विस दोनों का पैसा लूंगी तो ऑब्वियसली बात है गुड्स की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट है जीएसटी के अंदर जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला आपका जीएसटी ऑन टेनेंसी प्रीमियम। तो जब आप किसी को प्रॉपर्टी खाली कराते हो तो चाहे आप रेसिडेंशियल कराओ चाहे आप कमर्शियल कराओ, आप अगर वो इंसान बहुत टाइम से रह रहा है तो उसका एक हक बन जाता है टेनेंसी का, तो उसके लिए वो पैसा मांगता है जिसको अपन बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। ठीक है, तो टेनेंसी प्रीमियम अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का है तो एग्जाम्पल उस पर कोई जीएसटी नहीं है, बट अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का है तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछता है सेटलमेंट ऑफ क्लेम बाय इंश्योरेंस वेदर जीएसटी विल बी पेड ऑन साल्वेज वैल्यू ऑफ नॉट। तो साल्वेज वैल्यू उस पर जीएसटी पे होगा कि नहीं होगा? तो सामने वाला बंदा जो है जो आपको क्लेम दे रहा है वो साल्वेज वैल्यू डिडक्ट करके दे रहा है कि बिना साल्वेज वैल्यू डिडक्ट के दे रहा है? अगर वो आपको साल्वेज वैल्यू डिडक्ट करके दे रहा है तो उस केस में जीएसटी जो है वो बिना मतलब साल्वेज वैल्यू उसमें जीएसटी नहीं आएगा, और अगर वो इंक्लूसिव ऑफ साल्वेज वैल्यू आपको क्लेम दे रहा है तो उसमें जीएसटी जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो सी गाइस वी हैव कंप्लीटेड इट इन अराउंड 20 मिनट्स एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इसके अलावा एक केस और है और हमारे पास कुछ सेकेंड्स भी हैं कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, कि अगर आप एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट को इंपोर्ट करते हो या खरीदते हो, ठीक है, खरीद रहे हो मतलब प्रोक्योर कर रहे हो,
वोडका विस्की बनाने के लिए, तो भी आप अल्कोहलिक लिकर ही बना रहे हो, ठीक है, तो इसलिए उस पे जीएसटी जो है वो नहीं लगेगा। बट अगर आप उसको सेल कर रहे हो परफ्यूम बनाने के लिए या फिर किसी चीज को बनाने के लिए जो कि कंज्यूम नहीं हो रहा है, अल्कोहलिक लिकर मतलब जो पीने के लिए नहीं है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।